तो ये बताओ A1 हो गया। A2, अच्छा A2 में क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच पावर ऑफ पॉइंट इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल एंड विच नाइदर टचेस the axis nor cuts them is A comma B, then value of क्या है, द वैल्यू ऑफ P फॉर विच, अच्छा P का एक इंटरवल आने वाला है वहां पे, ये देख लो P का एक इंटरवल आने वाला है। अब क्या बोला गया है, उसका पावर निगेटिव है 2,5 के रिस्पेक्ट में, एंड पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, पावर ऑफ पॉइंट जो हमने देखा है वो होता है S1, ठीक है। अब S1 निगेटिव है, ये पावर ऑफ पॉइंट निगेटिव का मतलब S1 निगेटिव है, तो S1 मतलब क्या होता है, पॉइंट को हम सर्कल के इक्वेशन में पुट करते हैं, पॉइंट है 2,5, तो 4 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 16 प्लस P लेस देन 0, ठीक है। तो यहां से हमें एक P मिलेगा। उसके बाद और एक कंडीशन हमें गिवन है, सिर्फ इतना ही नहीं काफी है, हमें नाइदर टचेस एक्सिस नॉर कट्स देम, तो एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्सिस बोलते ही, ये देख लेना डायग्राम इसकी, बाहर लायक रहेगा। हाँ नहीं ये देख लेना, ये क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका जो सेंटर है वो है 4,6, ठीक है, इसका जो सेंटर है वो है 4,6। अब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस से बड़ा होना चाहिए या छोटा, बड़ा। अरे सोच समझ के, हाँ सही है, रेडियस से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर सर्कल ऐसा रहेगा हमारा, इस तरीके का सर्कल आएगा, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा होना चाहिए, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 6, तो ये जो 6 है शुड बी ग्रेटर देन, रेडियस कितनी आएगी इसकी 16 प्लस 36 माइनस P, एंड और एक क्या चीज, ये तो फर्स्ट हो गया यहाँ पे, ये सेकंड हो गया, एंड थर्ड वाई एक्सिस से भी जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस आ रहा है 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन 4, मतलब 4 शुड बी ग्रेटर देन दिस, ठीक है। फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, क्लियर है। हाँ सर। A3 A4 सर A3 डाउट है। A3 ठीक है, A3 देख लेते हैं पहले, A4 एंड A5 थोड़ा बड़ा है A3, तो ये बताओ A4 A5 A4 ठीक, A4 भी है क्या, ठीक है। A4 को देखो हम एक स्पेशल केस लेके सॉल्व करेंगे, हमें क्या बोला गया, ये किसी का लोकस है, पहले इसको लिख लेते हैं बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ R स्क्वायर इंटू H, सर वो क्यूब है। ये हो गया था क्या, सर क्यूब है वो क्यूब। अच्छा क्यूब, सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब है। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये किसका लोकस दिया गया है हमें, सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस R passes through the origin and intersect the coordinate axis at A and B, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को A and B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये A रहा और ये B, देन locus of the foot of perpendicular from O on AB, ठीक है, ये जो O पॉइंट है उससे इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस हमें गिवन है, ये लोकस है, और हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेशल केस लेके चल देंगे,
स्पेशल केस क्या लेंगे कि ये जो x इंटरसेप्ट है एंड y इंटरसेप्ट है दोनों की लेंथ क्या है, सेम। ये स्पेशल केस ले रहे हैं हम यहाँ पे क्या कि x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट की लेंथ क्या है, सेम। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट की लेंथ सेम है, ये 2r है। तो ये बताओ ये कितना आएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम है तो ये √2r एंड √2r आ जाएगा, मतलब a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे √2r, 0 एंड b के भी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, √2r। अब ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इससे जब हम हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, अगर आइसोसेलेस है तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे r/√2 एंड r/√2 मिड पॉइंट। ठीक है, तो हमने अगर एक स्पेशल केस ली तो हमें क्या मिला, जिस पॉइंट का लोकस निकालना था उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, है ना। मतलब हमें इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस चाहिए था, हम एक स्पेशल केस लेके चल रहे तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब उस पॉइंट का ये लोकस है, एक स्पेशल केस में उस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स है, तो ये कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, क्योंकि एक स्पेशल केस में ये हमें मिल रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई तो करना ही चाहिए। तो जब हम सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा r²/2 प्लस r²/2 का होल क्यूब, यहाँ पे लैम्डा, ये r²/2 r²/2, जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा मिलता है 4। ठीक है, एक्चुअल जो लोकस आएगा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में लोकस तो हमें गिवन है, उसमें बस एक वेरिएबल पैरामीटर डाल दिया गया, उसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हम एक स्पेशल केस लेके चलेंगे। तो हमें स्पेशल केस में जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, तो जैसे कि ये मिले, अब वो लोकस का जो इक्वेशन रहेगा उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी पॉइंट के एक स्पेशल केस में वो कोऑर्डिनेट्स थे, तो λ4। ठीक, क्लियर है कैसे करेंगे, हाँ सर। इससे टाइम भी बचेगा, वरना वो लोकस निकालने के लिए वो थीटा ले लो, फिर इसके h, k, इस तरीके से बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया इससे बहुत इजीली मिल जाता है। A5, डाउट है। अब A5 में देख लो a, 1/a, b, 1/b, c, 1/c and d, 1/d are 4 distinct points on a circle of radius 4। तो सर्कल के सेंटर के बारे में कुछ बोला गया क्या, नहीं, सिर्फ हमें रेडियस गिवन है, तो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए एक सर्कल कंसीडर कर लेंगे। तो कौन सा कंसीडर करना ज्यादा सही रहेगा या ज्यादा आसान रहेगा, जिसका सेंटर ओरिजिन है। आ गया ये सर्कल। ठीक है, अब ये चारों पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो चारों पॉइंट्स इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो a, 1/a सेटिस्फाई करेगा तो a² + 1/a² इज इक्वल टू आ जाएगा 16। तो a की पावर 4 - 16a² + 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हमें इक्वेशन मिलेगा b में, ऐसे ही हमें इक्वेशन मिलेगा c में, और ऐसे ही हमें इक्वेशन मिलेगा d में। तो जब हम इनको गौर से देखते हैं, ये a में इक्वेशन मिला, ये b में, c में, कोएफिशिएंट वाइज तो ये चारों सेम है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि ये एक x में 4th डिग्री का इक्वेशन होगा जिसके रूट्स ABCD आएंगे। क्लियर है, तो उसके बाद हमें ABCD का प्रोडक्ट पूछा गया है, वो कितना आएगा, 1। क्लियर, बस ऐसा एक सर का क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन में भी किया था। एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स दिए गए थे, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, तो हमने लाइन कंसीडर की थी, तो वहां पे a में, b में, c में सेम इक्वेशन बन रहा था, क्यूबिक इक्वेशन। तो हमने x में एक क्यूबिक इक्वेशन माना था, ABC उसके रूट्स, और जो भी पूछा गया था उसकी वैल्यू निकाली थी। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है।
ठीक है। क्या कह रहे Yes, हो sir. ओजस? सर इसको एक और तरीके से कर सकते थे ना, किसको? ये A5 को। कैसे? सर अगर रेडियस नहीं दिया होता तो हम पॉइंट्स ले लेते ए बी सी डी, ए बी का इक्वेशन लिखते, सी डी का इक्वेशन लिखते, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेते, मतलब पूरा नहीं, सिर्फ एक्स और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आता है और वाई स्क्वायर का ए बी सी डी, तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ए बी सी डी इज इक्वल टू 1। क्या 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 किया? पहले सर वो पॉइंट्स ले लिए ए बी सी और डी, हाँ ए बी का इक्वेशन लिखा, वो पॉइंट्स दिए ना ए और बी के टर्म्स में, हाँ वैसे ही सी डी का लिखा, हाँ और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों का कंबाइंड इक्वेशन निकाला, मतलब पूरा नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? कंबाइन इक्वेशन निकाला, फिर उसके बाद सर तो वो चारों पॉइंट सिक्स सर्कल पे लाई करते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। अच्छा ठीक है। आ रहा है क्या वहां से? यस सर, एबीसीडी इज इक्वल टू 1। थोड़ा लेंदी नहीं हो गया वो? सर अगर वो मैंने रेडियस देखा नहीं दिया है। ठीक है, ये क्लियर है क्या बताओ? यस सर। A3 लास्ट में ही करते हैं, थोड़ा बड़ा है वो, थोड़ा अलग कंसेप्ट है उसमें। फिर उसके बाद सेक्शन बी, B1 B1, B2 sir. B2. B2 one Sir, of the B1, diameter of the circle is chord to the circle with center 2,1 and find the radius of circle। अरे आसान था ना ये। एक इसकी डायमीटर, दूसरा सर्कल जिसका सेंटर 2,1 है उसके ऊपर कॉर्ड है, ठीक है। तो इस सेंटर से, जो दूसरा सर्कल का, उसके सेंटर से इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर डालते तो इसको बाइसेक्ट करेगा, और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो पहले वाले सर्कल का सेंटर होगा, क्योंकि अगर ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही मतलब वो फुट ऑफ ये होगा ना उसका सेंटर पहले वाले सर्कल का, तो 1,3। और ये इसकी डायमीटर हमें, रेडियस हमें पता है पहले वाले सर्कल की कितनी आती है, 1 + 9 - 6, तो 2, तो ये 2 है। ये डिस्टेंस निकाल लो पाइथागोरस से, इसकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. फिर B3, Sir, B1, B. अच्छा B1 में क्या है, रेडाई ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, डायग्राम में बस बता देता हूँ, कैलकुलेट कर लेना। रेडाई ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू 1, -1 एंड टचिंग सर्कल दिस आर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। पहले जो ये गिवन सर्कल है उसका सेंटर देख लो, 0, -√2 आता है, एंड ओरिजिन उसके बीच में लाई करता है। वो जो गिवन सर्कल है वो ये रहा, इसका सेंटर जो है 0, -√2 है, ठीक है। 1, -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं पे, 1, -1, ठीक। अब हमें क्या बोला गया है, 1, -1 से पास होना चाहिए एंड गिवन सर्कल को टच करना चाहिए, तो उसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियस वाला सर्कल, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला, मतलब बड़े वाले सर्कल का एक डायमीटर ले लेंगे जो कि इस 1, -1 से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये देख लो डायग्राम से अगर देखते हैं तो ये जो सर्कल आएगा ये मिनिमम रेडियस का होगा हमेशा, ठीक। और ये जो सर्कल आएगा, सर्कल ये मैक्सिमम रेडियस का होगा। इसके अलावा जो भी सर्कल्स आएंगे उनकी रेडियस या तो इससे बड़ी रहेगी या इससे छोटी रहेगी, ठीक है। अब ये देख लेना, ये यहाँ पे 0, -√2 है, ये बड़े वाले की रेडियस ये रही, और हमें क्या चाहिए,
छोटे वाले की रेडियस है, तो ये डिस्टेंस देख लो पूरा कितना है 2r1, ठीक है। और ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच, कौन से, ये वाला बड़ा वाला एंड ये वाला एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से देख लो। B3, B4, B5 B3 B5 या B5? B5 में क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस द एक्सिस and the line this and lies in the first quadrant is, तो एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर क्या होगा उसका, C कॉमा, वैसे C कॉमा C दिया गया है, ठीक है। सेंटर C कॉमा C, रेडियस भी C ही आएगी। और कौन से लाइन को टच कर रहा है, बहुत आसान था रे ये, इस लाइन को भी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 4x + 3y इज इक्वल टू 12। तो C, C से इसका डिस्टेंस 7c - 12/5 का मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा C, तो 7c - 12 इज इक्वल टू 5c। तो मॉड जब ओपन होगा प्लस माइनस के साथ, तो 5c एंड -5c आएगा, +-5c, तो C निकाल लो, ठीक है। B6, if the variable line is such that the two circles this and this are on opposite side, then number of integral values of lambda। अब इस लाइन के ये दोनों सर्कल्स अपोजिट साइड होने चाहिए, ठीक है। ये जो लाइन गिवन है, दोनों सर्कल्स अपोजिट साइड होने चाहिए। पहला वाला सर्कल क्या है, इक्वेशन लिख लेते हैं बस, x² + y² - 2x - 2y +1। एंड दूसरा सर्कल है x² + y² - 18x - 2y +78। अपोजिट साइड होने चाहिए, तो इसका जो सेंटर आएगा 1,1 एंड इसका सेंटर आएगा 6,1, ये दोनों इस लाइन के अपोजिट साइड होने चाहिए, ठीक है। ये दिख रहा है, इस वाले सर्कल का सेंटर एंड इस वाले सर्कल का सेंटर लाइन के अपोजिट साइड। तो वो कंडीशन स्ट्रेट लाइन में जो हमने देखी थी, हम पहले 1,1 को पुट करेंगे, देन 6,6 को, दोनों का प्रोडक्ट या तो दोनों का डिवीजन, दोनों का प्रोडक्ट या तो दोनों का डिवीजन, प्रोडक्ट यहाँ पे ले लो, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 60 ये 18 + 4 - लैम्डा, दिस शुड बी लेस देन 0। एक प्रोडक्ट या तो डिवीजन दोनों चल जाएगा, ये निगेटिव होना चाहिए क्योंकि अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पूरा का पूरा सर्कल अपोजिट साइड लाई करना चाहिए। इसका मतलब जब सेंटर से हम इस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे वो रेडियस से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर इस सर्कल को पूरा इधर लाई करना है तो सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होना जरूरी है। तो दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, 1,1 का इस लाइन से डिस्टेंस, तो 7 - λ/5 शुड बी ग्रेटर देन इसकी रेडियस। इसकी रेडियस देख लो 1 आ जाती है, एंड सिमिलरली वो इसमें भी होगा, ये सर्कल इसके इधर लाई करना चाहिए, तो सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा, ठीक है। फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन, क्लियर है। फिर उसके बाद सेक्शन सी, C1 C2 C2 chords of contact of pair of tangents drawn from each point। ये क्वेश्चन हमने क्लास में ही किया है, तुम क्लास नोट्स एक बार अच्छे से देख लिया करो। सर्कल, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट, ठीक है, यहाँ से दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं और हमें दिखाना है इनका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एक फिक्स पॉइंट से पास करता है। किया है कि नहीं किया, मैंने बोला भी था आज इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं।
तो सर्कल का वो वाला पार्ट रिवाइज कर लो, सुनते ही नहीं हो तुम लोग। तो इसका मतलब पढ़ा नहीं तुमने, जो सर्कल में हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह देखा उसके क्वेश्चंस। ये सेम क्वेश्चन आज लेने वाले हम, सर्कल की जगह पे पैराबोला है बस। C3 C4 सेक्शन D D1 D2 D2। ठीक है, D2 में क्या है, लेंथ ऑफ कॉमन इंटरनल टेंजेंट टू द सर्कल इज 7। तो ये देख लो हमारे पास फॉर्मूला है इंटरनल, इसका इंटरनल के लेंथ का फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो उसको डी ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लेंथ है, यानी एक्सटर्नल की क्या आ जाएगी, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये 11 है। अब हमें क्या चाहिए, R1 इंटू R2, तो हम इसको कर देंगे इस दोनों तरफ स्क्वायर, इज इक्वल टू 49 इधर भी। अब क्या करो, इसमें से सेकंड में से ये फर्स्ट और ये सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दोगे ना, तो डी स्क्वायर कैंसल आउट, R1 स्क्वायर कैंसल आउट, R2 स्क्वायर कैंसल आउट, बचता है बस 4R1 R2, और वो भी कितना आ जाएगा 11। तो ठीक है, और इसके बाद ये R1 R2 फिर आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, D3 D4 फिर उसके बाद सेक्शन ई, सेक्शन ई में E1 E2। ठीक है, E2 में देख लो क्या कहा जा रहा है, 2 सर्कल्स आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट A, 5A and 4A, touches the axis of Y. They intersect at an angle theta, then tan theta. अब इन दोनों पॉइंट से 2 circles are drawn through point this to touch the axis of Y. ठीक है, तो सबसे पहले फैमिली ऑफ सर्कल से देख लो, हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल लिख लेंगे। तो वो सर्कल कैसे लिखेंगे, डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स ये लेके। ठीक है, y माइनस 5A इंटू वाई माइनस ए, और लाइन लिख लेंगे इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली, उसको एल एल मैं तरीका बताता हूँ, सॉल्व कर लेना, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन। ठीक है, क्या आ जाएगी, ठीक, ये सर्कल हो गया, ये लाइन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लिख लेना। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए, वो डायग्राम कैसे आएगी, डायग्राम अब A, 5A यहाँ पे एंड 4A, तो पास होने वाला एक सर्कल कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, या तो अगर बड़ा वाला रीजन इधर आ रहा है तो इस तरीके का भी हो सकता है, ये वाली डायग्राम इस तरीके की डायग्राम है इसकी। ठीक, तो अब क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब इसका पहले तुम क्या कर लो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, वो लैम्डा के टर्म्स में आएंगे। एंड वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, सेंटर मान लेते एक्स कॉमा वाई आ रहा है, वो लैम्डा के टर्म्स में आएंगे, देख लेना वो एक्स आ रहा है, तो एक्स किसके इक्वल होगा, अब यहाँ पे रेडियस,
तो वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी और दो वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, दो वैल्यूज मिलेगी। तो एक वैल्यू के लिए एक सर्कल, दूसरे वैल्यू के लिए दूसरा सर्कल। अब हमें क्या चाहिए, उनके बीच का एंगल चाहिए। तो इन दोनों सर्कल्स का लैम्डा की जो दो वैल्यूज आ रही, मान लो एक तो लैम्डा 1 आएगी, एक वैल्यू पता होगी हमें वो जो ये करने पे आने वाली है, एंड दूसरी वैल्यू मान लो आ रही है लैम्डा 2, लैम्डा 2। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही है, वो दोनों जो सर्कल्स है ना इससे पास कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। एन एंगल बिटवीन द सर्कल मतलब क्या होता है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच का एंगल। तो क्या कर लेना, a,5a पे इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट लिख लेना, ठीक है, एंड इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट लिख लेना। तो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा एंड यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा पॉइंट फॉर्म से। ये a,5 है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, चाहो तो 4a,a भी ले सकते हो। तो एक ही उठाना है, a,5 है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का, इस सर्कल पे टेंजेंट का इक्वेशन इस पॉइंट पे एंड इस सर्कल पे उनके स्लोप्स मिलेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो वहां से tan थीटा, ठीक। सर हाँ बोलो। सर वो रेडियस कैसे निकाला, एक बार वापस बोल सकते हो क्या? अरे वो y एक्सिस को टच कर रहा है, कोई सर्कल अगर y एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो रेडियस होता है सेंटर का, ठीक है। यस सर। हाँ तो वहां से लैम्डा। और किसी ने कुछ और तरीके से किया है क्या? ये और जिसने दूसरी मेथड यूज की है? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें E4 E3 E3 E4 E3 में क्या है, सर्कल दिस पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स। अरे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, ये जो -3k है उसको लैम्डा ले लो, -3k को क्या ले लो, लैम्डा। तो s प्लस लैम्डा एल आ गया, ठीक है। तो ये जो फैमिली सर्कल की है वो हमेशा किससे पास करती है, एस एंड एल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो लाइन तो y इज इक्वल टू 0 है, सर्कल ये रहा। तो y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। दो पॉइंट आने वाले हैं x1 x2, उसके कोऑर्डिनेट से एब्सिसा है ना, x1 प्लस x2 चाहिए। तो x1 प्लस x2 0 एंड y तो हमेशा 0 है, इसका मतलब y1 प्लस y2 0, सॉरी 2 आएगा, ये x1 प्लस x2 2 आएगा एंड y तो हमेशा 0 ही है ना। तो y1 प्लस y2 भी 0, क्योंकि ये दोनों 0 होंगे। तो यहाँ से इन चारों का सम किसके इक्वल, 2 के इक्वल। क्लियर? E3। फिर उसके बाद E4 center of family of circles cutting the circle this orthogonally lies on the line this, then a plus b is equal to, ठीक है। तो इस फैमिली को पहले हम s प्लस लैम्डा एल वाले फॉर्म में लाएंगे जैसे अभी किया था। तो सर्कल के इक्वेशन को अलग कर लेते हैं, मतलब बिना विदाउट लैम्डा वाले को। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x एंड -4y, और उसके बाद और क्या आएगा, -12 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन क्या आ रही है, 4x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0। तो s प्लस लैम्डा एल वाला फॉर्म आ गया। मतलब जो भी फैमिली आ रही होगी वो एस एंड एल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही होगी,
ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, center of family of circles cutting the family of circles orthogonally lies on the, ठीक है, तो इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो जो भी सर्कल है वो ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सेंटर है यहाँ पे माइनस जी माइनस एफ, तो इसी का तो लोकस चाहिए, तो फाइनली इसको हम एक्स एन इसको वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या करें, इसमें ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लगा देते हैं। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लगाने से होगा क्या, लेकिन एक मिनट, चलो कर ही लेते हैं, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लगा लेते हैं। तो इसमें क्या फर्स्ट इक्वेशन में लाइन की इक्वेशन को कंपेयर करके डायरेक्टली कैसे, वो किसने कहा कि तो अगले वाले का सेंटर इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, एक मिनट। हाँ, ठीक है, इसमें क्या यही करना पड़ेगा अपने को, क्या करना है, इसमें x का जो जो 2g1 g2 वाली कंडीशन लगाते थे ना वही लगानी है। तो क्या आ जाएगा 2g, और यहाँ से x का कोएफिशिएंट क्या है 4 लैम्डा माइनस 6, तो उसका हाफ टाइम्स, तो वो आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3। ठीक है, फिर उसके बाद 2f इंटू वाई का कोएफिशिएंट, ये 1/2 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा माइनस 4, उसका हाफ लेते हैं ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है -6 लैम्डा माइनस 12। ठीक है, प्लस सी। अब इसमें क्या करो तुम लोग, लैम्डा वाले को अलग करो एंड बाकी बचे हुए को अलग करो, इसको इस फॉर्म में लेके आ जाओ, L1 प्लस लैम्डा L2, इस फॉर्म में L1 प्लस लैम्डा L2। ठीक है, तो एक फैमिली ऑफ लाइंस आ रही होगी, ये भी G और F के टर्म्स में आ रहा होगा और ये भी G एंड F के टर्म्स में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां से एक लाइन आएगी L1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी L2 इज इक्वल टू 0, तो जो भी एक लाइन आ रही होगी वो हमारा लोकस होगा। दूसरे एक लाइन जिसमें C नहीं होगा ऐसी लाइन उठाना, इसमें C नहीं होगा ऐसी लाइन उठाना, वो हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर ऐसे कर सकते हैं क्या कि अभी हमें एक सर्कल का सेंटर मालूम है, तो ऑर्थोगोनली कट करता है, तो फिर दोनों सेंटर एक लाइन पे लाई करेंगे, और फिर वो लाइन जो दी है तो उसका परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 4x प्लस 3y माइनस 6। क्या होगा, ये लाइन मतलब दोनों सेंटर्स का दोनों सेंटर्स में से जो लाइन जाती है, हाँ तो ये 4x प्लस 3y माइनस 6 उसका परपेंडिकुलर होगा। हाँ बोल सकते हैं। तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से वो लाइन निकालेंगे। ठीक है, कर सकते हो ऐसा तो। या तो करने का तरीका एक ये रहा, पहले हमने ऑर्थोगोनलिटी से कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी का लगा के ये निकाला, हमने लैम्डा वाले को अलग किया, ठीक है, और बाकी बचे हुए को अलग किया। तो ये एल तो लाइन तो नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, ये एक आएगा किसके टर्म्स में,
एफ जी एंड सी के टर्म्स में, और ये आएगा किसके टर्म्स में, एफ जी के टर्म्स में। ठीक है, एफ जी के टर्म्स में आएगा, तो वहां से हम क्या बोल देंगे कि जो एफ एन जी है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा हमेशा, वो इसके ऊपर भी कर रहा है लेकिन इसमें सी को हम नहीं हटा सकते हैं, तो वो L2 के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, सर ये कंपेयर किया ना इक्वेशन 4x + 3y - 6 और ax + by - 6 को, हाँ तो फिर कंपेयर कर सकते हैं क्या वैसा? कंपेयर, इसमें फिर कंसेप्ट क्या बोल सकते हैं, शायद यही आंसर दिया होगा है ना, 4x तो + वही 3y। आंसर है, 7 आंसर है सर, तो फिर a + b = 7 आ जाएगा ना? हाँ वही लाइन तो यही आने वाली है। अब इसको कैसे बताया जाए कि जो भी सेंटर आएगा, क्या दिया है, वो क्वेश्चन में दिया है कंपेयर करने वाला इक्वेशन। नहीं, ऐसे डायरेक्टली तो बोलने के लिए रीजन होना चाहिए ना, वो आ गया यहाँ पे। तो ऐसा बोल सकते हैं ना सर, लैम्बडा पैरामीटर है तो फिर हो जाता है उससे, तो लैम्बडा की ऐसी कौन सी तो भी वैल्यू ली तो फिर वो ax + by के फॉर्म में आ जाएगा वो इक्वेशन। एक मिनट, इसमें पॉइंट कौन सा आ सकता है कि सर्कल, एक फैमिली ऑफ सर्कल से, जो एक सर्कल से है वो टेंजेंट लाइन तो नहीं दिखा सकता, टेंजेंट है क्या वो देख लो एक बार। नहीं, इस सर्कल का टेंजेंट दिख रही है क्या, 3,2 एंड रेडियस 9 + 4 + 12, तो ये 16 5, तो 3,2 से डिस्टेंस ये 12 + 6 - 6/5, टेंजेंट तो नहीं है, पट्टी कर रही है। हाँ, -g और -f को बाद में x एंड y से रिप्लेस करना है, टेंजेंट तो नहीं है, कटी कर रही है इसको दो जगह पे। ठीक है, तो ऑर्थोगोनली कट हो रहा है दूसरे सर्कल के सेंटर का लोकस। या तो तुम फिर ये बोल सकते हो, ऑर्थोगोनली कट हुआ ना, तो यहाँ पे टेंजेंट, ये ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो टेंजेंट आएगा इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा, एंड इधर वाला भी इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, और इस सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² - 6x, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जिसका भी हमें लोकस चाहिए था, -g - f के रिस्पेक्ट में ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है इस सर्कल के ऊपर, ऐसा बोल सकते हैं। अगर ज्यादा ही डायग्राम से करना है, ऑर्थोगोनली मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इसके सेंटर से, एंड इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो आएगा वो भी इसके सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, और इधर वाले पे इसके सेंटर से इस तरीके से जाएगा। अब ये वो लाइन है, ये -g - f, ठीक है, लोकस उसका हमेशा ये लाइन आएगा, ये बोलने के लिए क्या, इसके कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन, ऐसे बोल सकते हैं क्या, लेकिन अपन कोई एक सर्कल, यही सर्कल नहीं, कोई एक सर्कल है
ठीक है हटाओ, अभी तो ये तो कोई कंक्लूड नहीं कर पा रहे यहाँ से, तो तुम ऐसे ही करो, अगर कुछ मिलता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है? अभी तो ऐसे ही जाओ। सर वो जो लैम्बडा एल वाली जो 4x + 3y - 6 जो है ना, वो हाँ इक्वेशन, तो उससे भी कोई तो भी सर्कल पास करेगा तो फिर वो लाइन भी किसी सेंटर से पास करेगी ना, कौन से तो भी एक सर्कल से। हाँ, वो ऑर्थोगोनली कट करेगा, फिर ये बोलने के लिए क्या होना जरूरी है, ये डायमीटर होना जरूरी है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। मतलब यही कह रहे हो ना तुम, इससे कोई एक सर्कल पास तो कर रहा है, ठीक है? अब वो सर्कल ठीक है, इसको कल देखते हैं अगले इसमें, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे अच्छा हो गया, सेक्शन यही था। अभी तो ऐसे करो तुम लोग, देखता हूँ इसको डायग्राम से। पार्ट 3 में अपना सेक्शन ए में एक रह गया था, A3, वो देख लो, थोड़ा अलग कंसेप्ट है उसमें। तो हम क्या करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग इंटीजर कोऑर्डिनेट्स which can lie on the circle with center this। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम एक सर्कल ले लेंगे जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ताकि एक पॉइंट तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा, मैक्सिमम की बातें हो रही है ना, तो ओरिजिन से पास होता हुआ ही सर्कल ले लेंगे जिसका सेंटर ये है, ठीक है? तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया 0 0। और कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं वो अब हमें वेरीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट्स ले लेते हैं, x1, y1। ये भी ऐसे पॉइंट्स है जिसमें x1 y, ऐसा पॉइंट है जिसमें x1 y1 इंटीजर है, एंड दूसरा पॉइंट x2, y2, ये भी ऐसा पॉइंट है जिसमें x2 y2 इंटीजर है। तो ये x1 y1 इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसके इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। ये मैक्सिमम की बातें हो रही, इसकी वजह से हमने ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल लिया, ताकि एक पॉइंट ऐसा मिल गया जिसके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 0 0। अब और कितने आते हैं वो चेक करने जा रहे हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2, x2 y2 दूसरा पॉइंट है, तो जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करो तुम, इसमें से पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दो। तो यहाँ से x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, एंड यहाँ से -2√2 बाहर, और यह आ जाएगा x1 माइनस x2, यहाँ पे -2√3, y1 माइनस y2, ठीक है? अब इसमें एक काम करना, ये x वाले पूरे को एक साथ ले लो, एंड y वाले को तो देख लो, इसके फैक्टर्स x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2, इसके फैक्टर्स। और जब हम उसको इसके साथ लेंगे तो x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, एंड अंदर में जो बचेगा x1 प्लस x2 -2√2, एंड सिमिलरली इनको जब एक साथ लेंगे तो y1 माइनस y2 बाहर आ जाएगा। अब ये y1 प्लस y2 -2√3 इज इक्वल टू 0। अब इसको गौर से देखो, ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, एक रैशनल पार्ट है। x1 x2 इंटीजर है ना, मतलब रैशनल है, तो ये रैशनल आएगा और ये इरेशनल आएगा, ठीक है? यहाँ पे भी देखो, ये रैशनल है और ये इरेशनल है। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, उनका सम हमें 0 चाहिए। तो तुम बताओ कि ये कब पॉसिबल होगा, सोच समझ के बताओ कब पॉसिबल होगा। अगर हमने इसको नॉन जीरो लिया, इसको हमने नॉन जीरो लिया, ये नॉन जीरो, एंड इसको भी नॉन जीरो लिया, कुछ तुम 1 या 2 ले लो, जो भी लेना है।
या इसको भी नॉन जीरो, इसको भी नॉन जीरो ले लो, तो बताओ कभी ये सम जीरो आ पाएगा क्या? नहीं। इसमें हमेशा 2√2 का मल्टीपल प्रेजेंट रहेगा एंड इसमें 2√3 का। अगर ये नॉन जीरो होता है तो यहाँ पे 2√2 का मल्टीपल प्रेजेंट रहेगा एंड यहाँ पे 2√3 का, तो सम उसका कभी जीरो नहीं आ पाएगा। तो सम जीरो आ रहा है तो वो कब पॉसिबल होगा? यहाँ पे जब ये x1 माइनस x2 भी जीरो हो जाए, ताकि 2√2 की बात ही खत्म हो जाएगी। अगर इसको ही हमने जीरो ले लिया तो 2√2 का मल्टीपल आएगा ही नहीं, वो जीरो हो जाएगा पूरा, यानी यहाँ पे ये पूरा जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। मतलब ये कोई दो अलग पॉइंट्स नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। हमने क्या किया, ये एज्यूम करके चल रहे थे कि दो पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2, तो फाइनली जाके हमें क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2 मिला एंड y1 इज इक्वल टू y2 मिला। तो इसका मतलब कोई एक नया पॉइंट हमें यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने पॉइंट्स होंगे? एक, और वो भी कौन सा? 0 0। क्लियर है? थोड़ा अलग कंसेप्ट है ये। यहाँ पे एक तो हमें मिल गया, मतलब ये x1 y1 ही यहाँ पे 0 0 है, तो 0 0 की बजाय थोड़ी देर के लिए हम उसको x1 y1 लेके चल रहे हैं एंड दूसरा एक पॉइंट ले रहे हैं x2 y2। ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉइंट इससे अलग है, लेकिन फाइनली जाके हमें क्या मिला, ये दोनों तो एक ही है। मतलब नया ऐसा कोई पॉइंट हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाला जिसके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर है। क्लियर? ठीक है, तो ये हो सर गया। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो ऊपर वाला इक्वेशन है ना, हाँ उसको x के लिए एक बार सॉल्व करने का और एक बार y के लिए सॉल्व करने का, फिर जो d आएगा ना, तो हाँ। वो इंटीजर आने के लिए d के अंदर की जो क्वांटिटी आएगी उसका डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट जीरो, क्या मेरे क्या वहां से एक करने का? कंडीशन मिलेगी। एक बार x के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार y के लिए सॉल्व करेंगे, हाँ, और फिर वो जो कंडीशंस होते हैं ना कि इंटीजर रूट्स के लिए जो d इज इक्वल्स टू 0, वो परफेक्ट लीनियर स्क्वायर फैक्टर आना आने के चाहिए। लिए होता है, या वो लीनियर फैक्टर का स्क्वायर आने के लिए। लेकिन इसमें हाँ पेयर ऑफ तो लाइंस वगैरह में कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं क्या? ठीक है, चलो तो और कोई इसमें रह गया क्या? हो गए, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज टू पार्ट 1 ये डिस्कस होगा। एक्सरसाइज टू पार्ट 1 अच्छे क्वेश्चन से सॉल्व कर लेना उसको। कितने टोटल उसमें पार्ट 1 में? 14 क्वेश्चन है, तो हो जाएगा, तो सॉल्व करके रखना अगले लेक्चर में, मतलब कल के ही लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी कोनिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पहुंचे थे बताओ? सर एक क्वेश्चन देखा था सर, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। लेंथ ऑफ, अच्छा वो लास्ट क्वेश्चन ना, हाँ। पी के एट कितना, डिस्टेंस p। पी और ए के टर्म्स में जो हुआ था, है ना? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट डालो रेडी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? एक पॉइंट जिससे दो टेंजेंट्स पैराबोला के ऊपर, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड ये कहलाता है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ले लेते P, ये A और ये B, इसको ले लिया x1, y1। तो यहाँ पे पैराबोला है हमारा y² इज इक्वल टू 4ax,
एंड जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की है वो पॉइंट है x1 y1, तो AB इज COC विथ रिस्पेक्ट टू P। ठीक है, सर्कल में भी यही था, पैराबोला में भी यही है, आगे भी यही होगा। और इसका इक्वेशन कैसे आएगा? इक्वेशन ऑफ AB t equal to 0. कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से। कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया हिमांशु? नहीं सर, सीओसी में कंफ्यूज हो गया, सीओसी क्या है? सीओसी बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है उसको, मत हो इतना कंफ्यूज। सर्कल में नहीं हुआ तो कंफ्यूज अब हो रहा है। तो वहाँ पे थोड़ी ना शॉर्ट फॉर्म यूज किया था। वहां पे भी यही लिखा था, तू अंधा है। तो इसका मतलब तूने भी नोट्स रिवाइज नहीं किए जो मैंने करने के लिए बोला था। सर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नोट्स देख देख के सॉल्व किया। अब तो फिर देख लेता ना वहां पे क्या क्या लिखा गया है, पढ़ता थोड़ा सा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये चलो लिख लिया ये। तो इसमें क्या आ जाएगा? अगर ये पैराबोला है तो इक्वेशन y1 2a इंटू एक्स प्लस x1। ठीक है, क्वेश्चन ये है, सारे सर्कल वाले क्वेश्चन सब यहाँ पे आने वाले हैं। सर आप एक बार लास्ट वाला बता सकते हो क्या? क्या क्या लास्ट वाला? सर वो लिखना यही बच सर। गया था, हो गया सर। अब तुम लोग कब से ये टैंजेंट सर्कल में टैंजेंट से चल रहा है, कैपिटल टी का मीनिंग क्या होता है? तुम पढ़ा करो रे, नोट्स पढ़ा करो। चलो ठीक है, एक्सरसाइज 2 मत लगाओ, तुम नोट्स ही पढ़ लो, बस इतना काफी है। फालतू के क्वेश्चन मत पूछा करो यहाँ पे। अब ये एक ही चीज वो 3 बार आ चुके उधर, चौथी बार फिर ये टैंजेंट में भी आ गई पैराबोला के। कैपिटल टी का मीनिंग क्या होता है वो बता दिया गया है वहां पे। कैपिटल S1 का क्या है? ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो चीजों का, इतने जल्दी मत भूलो। तो पढ़ाई नहीं होगा तो भूलोगे कहाँ से, है ना? तो पढ़ो पहले। तो क्वेश्चन ये है, पेयर ऑफ tangents drawn from any point on the line 2x plus y minus y plus 4 is equal to 0 to the parabola y square is equal to 4x, y square is equal to 4x ठीक है, y square is equal to 4x, then show that
then show that chord of contact with respect to this point always passes through fixed point, and also find the coordinates of point, क्वेश्चन ये है from any point on the line 2x minus y plus 4 is equal to 0, pair of tangents are drawn to the parabola y square is equal to 4x, then show that chord of contact with respect to this point passes through fixed point and also find the coordinates of fixed point. जल्दी से बताओ। सर 1,2 1,2 या 1/2,1 पर देखो सही से। सर -2,1 नहीं बेटा गलत है। सर 2,1 है। 2,1 आंसर है, सही है। 2,1 क्या करना है यहाँ पे, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट, लाइन इस तरीके की आएगी, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया अल्फा कॉमा 2 अल्फा प्लस 4, यहां से दो टेंजेंट्स, अब इनका ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगा ए बी। हमें बताना ये जो ए बी एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, क्योंकि ए बी यहाँ पे फिक्स लाइन फिक्स नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अल्फा चेंज होगा ये लाइन चेंज होगी, लेकिन जितनी भी वो लाइंस आएगी वो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही होगी, वो हमें दिखाना है। तो देख लो, अभी इसको P मान लेते, P के रिस्पेक्ट में ए बी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी जो है वो कैसे मिलेगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से, तो 2 अल्फा प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा। तो अब यहाँ पे क्या करो, अल्फा वाले को अलग एंड एक्स बाकी बचे हुए को अलग करो, ऐसे सेपरेट करो, क्योंकि जब भी पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट ये लैंग्वेज यूज होती है तो हमें यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस बनानी होती है, मतलब L1 प्लस L2 वाला फॉर्म लाना होता है। तो ये देख लो, अल्फा वाले को अलग करते हैं, इधर लेके आ जाओ, तो ये है 2x माइनस 4y, और अल्फा वाले को अलग किया तो अल्फा कॉमन ले लोगे, 2 अल्फा कॉमन आएगा और बचा रहेगा 1 माइनस वाई,
तो ये देख लो L1 प्लस लैम्डा L2 वाला फॉर्म आ गया, ये लैम्डा एक तरीके से, तो ये हमेशा किससे पास करता है, L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो L1 जो है वो है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एंड L2 है y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 2, तो ये हमेशा किससे पास करेगा, 2,1 से। क्लियर, लिख लो इसको। कितने लोगों को आ गया था ये 2,1? मेरा ठीक है, अलग इसमें क्या हुआ, बस सर्कल की इक्वेशन की जगह पे पैराबोला का इक्वेशन आया, बस इतना था। बाकी तो पूरा कंसेप्ट वहां पे जो देखा था वही है। फिर और एक क्वेश्चन, चलो पहले इसको लिख लो, जल्दी करो। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन x plus y is equal to 2 intersect the parabola y square is equal to 4x at 2 points A and B, capital A and capital B. Then find the point of intersection of tangents. Find the point of intersection of tangents drawn to the parabola at A and B. Drawn to the parabola at A and B. बताओ जल्दी। सर प्लीज रिपीट करो। क्या सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए नहीं। क्वेश्चन ये है, लाइन x plus y is equal to 2 but the parabola y square is equal to 4x at 2 points A and B. कितना लिख लिया? यस सर। Find the point of intersection of tangents drawn to the parabola at A and B. सर -2,2 -2, हाँ सही है। -2, -2 आंसर आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने सर्कल में भी किया था। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन कंपेयर करके। कंपेयर करके
तो सही से कंपेयर करो, बताओ, क्योंकि एक लाइन के दो इक्वेशंस मिलेंगे। -2 का -2 आएगा, देख लो कैसे। यहाँ पे ये जो लाइन है पैराबोला को दो जगह पे कट कर रही है, लाइन ऐसी आने वाली है वो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट एंड इस पॉइंट पे टेंजेंट, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। तो इस P को हम ले लेते हैं x1 y1, ये A है ये B है, ये लाइन का इक्वेशन है x + y = 2। अब P के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू P, AB क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, AB इज COC with respect to P, therefore equation of AB, एक तो गिवन है, एक और आएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के वजह से, x y² = 4x है ना, तो y1 = 4 into x + x1, 2 into x + x1, एक तरफ लेके आ जाओ ताकि कंपेयर करें हम लोग। तो 2x, इसको उधर लेके चले जाओ, y1 + 2x1 = 0, यहाँ पे x + y -2 = 0। जब कंपेयर करते तो क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स का रेशियो, तो सबसे पहले x के कोएफिशिएंट का रेशियो कितना आ जाएगा, 2/1, y के कोएफिशिएंट का रेशियो -y1/1 एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो 2x1/-2, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम y1 एंड x1 निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, -2 एंड -2। क्लियर है, लिख लेना इसको, y1 दिख रहा है -2 और x1 भी -2 आएगा, तो उन टेंजेंट्स का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है। किसी को कोई डाउट इसमें? एक इक्वेशन No, sir. ये COC से मिला, ये गिवन था, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कंपेयर कर लेंगे। हो गया। लिखो अगला क्वेश्चन अब। फाइंड द लोकस ऑफ point whose chord of contact with respect to parabola
y square is equal to 4bx whose chord of contact with respect to parabola y square is equal to 4bx is tangent to parabola y square is equal to 4ax। ये इस पैराबोला के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। मतलब ऐसे पॉइंट का लोकस, फिर से एक बार पढ़ता हूं क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट whose chord of contact with respect to parabola y square is equal to 4bx is tangent to the parabola y square is equal to 4ax। और अर्ली बैच वालों ये बताओ, अपने जो लास्ट टेस्ट मैंने जैसे मैथ्स की सेपरेट टेस्ट ली थी उसमें टॉपिक कौन से थे? सर x इक्वल टू 1 है। अरे नहीं, क्या थे? एसएन एक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड बाइनोमियल। ठीक है, तो अगले टेस्ट के लिए जो कि होगी मंडे को, चलेगा? सर ट्यूसडे। हाँ, ट्यूसडे। ट्यूसडे। अच्छा, ग्लोबल के एग्जाम्स है क्या? अरे काय के एग्जाम होंगे अब? अच्छा, ऑनलाइन होने वाले हैं क्या? नहीं सर, प्रिपेयर कर। ये भी ऑनलाइन। ठीक है, देखते हैं कुछ जो भी। ट्यूसडे को चलो, ट्यूसडे को उसमें रहेगा पीएमसी एंड एसओटी। ठीक है, ऑफलाइन तो नहीं होगा शायद, बाकी हाँ टेस्ट ऑनलाइन होगी। देखते हैं जैसा अगले वीक में जैसा भी डिसीजन लिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली। अगर अगले वीक में भी ऑनलाइन चलाने का ही है तो ऑनलाइन होगी, अगर सर। ऑफलाइन का है तो फिर ऑफलाइन होगी। ठीक है, सर हाँ वैसा y स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर बाय a इंटू एक्स। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर बाय a इंटू एक्स। हाँ सही है, सही है। तो ट्यूसडे को ये दो टॉपिक्स रहेंगे, तो रिवाइज कर लो। ठीक है, हाँ सही है। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4b स्क्वेयर बाई ए इंटू एक्स। वो भी एक क्या आ रहा है, पैराबोला ही आ रहा है। कितने लोगों को आ रहा है ये? वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4b स्क्वेयर बाई ए इंटू एक्स। 5 6, जल्दी करो, बाकी के लोग, आएगा, आसान है ये।
ठीक है, देख लो। अब ये दोनों पैराबोला जब हम देखते हैं तो दोनों का वर्टेक्स सेम है, तो ए वाला पैराबोला बड़ा होगा या बी वाला, ये बताओ। मतलब वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax? वो बी वाला बड़ा होगा। बी वाला बड़ा रहेगा, क्योंकि उसी का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हमें टेंजेंट दिखाना है ना। डायग्राम थोड़ी ढंग से बनाओ इसमें। ये ए वाला छोटा रहेगा, बी वाला बड़ा रहेगा। ठीक है, तो कोई पॉइंट ले लिया हमने। तो ये पॉइंट जिसका हमें लोकस चाहिए, एच कॉमा के। अब यहां से जब इसके ऊपर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो एक ये टेंजेंट और एक ये वाला टेंजेंट, तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, अंदर वाले को अभी नहीं बनाते हम लोग, बाद में बनाते। उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब ये लाइन, जिसको अलग कलर से करते हैं। एक मिनट, मतलब ये वाली लाइन, ये जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है उसके ऊपर टेंजेंट है। ये जो लाइन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के ऊपर टेंजेंट है। ठीक है, तो ये ए बी नाम दे देते इसको। द पी पॉइंट से बाहर वाला पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx, इसके ऊपर ये टेंजेंट्स, उनका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए क्या है, टेंजेंट। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से क्या आ जाएगा, वो के वाई इज इक्वल टू 2b इंटू एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे 2bx माइनस के वाई प्लस 2bh इज इक्वल टू 0। या तो उसको क्या करो, इस फॉर्म में ले आओ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, 2b बाई के इंटू एक्स प्लस h बाय, ऐसा इसलिए कर रहे हैं 2bh बाय के, ये फर्स्ट। और ये जो ए बी है इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे हम स्लोप फॉर्म में, ताकि डायरेक्टली कंपेयर कर सके। तो जब कंपेयर करने जाएंगे तो m हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके बाद वाला सॉल्यूशन, m इज इक्वल टू 2b बाई के एंड 2bh बाई के इज इक्वल टू a बाई m। तो यहाँ से m को उठाओ, m यहाँ पे पैरामीटर है, जो हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिया था उसमें m तो पैरामीटर है, क्योंकि ये तो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे इस पॉइंट P की पोजीशन चेंज होगी, टेंजेंट चेंज होगा तो स्लोप चेंज होगा, मतलब ये पैरामीटर था, तो उसको हमें हटाना है। तो m की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दो, तो m की वैल्यू ये 2bh अपॉन के, और ये आ जाएगा a अपॉन 2b बाई के। इसको जब तुम हटाओगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर बाई ए इंटू एक्स। क्लियर है? ये लोकस आ जाएगा इसका। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर।
देखो जल्दी करो। अभी इसमें जो मेजर पार्ट बाकी रह गया पैराबोला में वो है उसका नॉर्मल। तो मान सर से बात करके फिजिक्स भी ले लो। ठीक है, अगले इसमें करेंगे, अभी तो मैथ्स का दे दो तुम। इसमें है SOTN PNC। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ जैसे अपना 12th तो खत्म हो, 11th खत्म होने को ही आ गया है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। पैराबोला ही बड़ा था, उसमें भी बस अब नॉर्मल बचा है, वो खत्म हो जाएगा। फिर इलिप्स हाइपरबोला जल्दी खत्म होने वाला है। तो 12th खत्म होने से 11th खत्म होने से पहले एक बार सारे टॉपिक्स रिवाइज भी हो जाए, ये मोटिव था इन एग्जाम्स का। उसमें से बाइनोमियल तक तो हम पहुंच गए हैं। अब अगले इसमें जो टेस्ट होगी अगले ट्यूसडे को, उसमें टॉपिक्स आएंगे SOTN PNC। फिर एक और टेस्ट होगी उसमें सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। तो सारे एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक है, JR में भी ये शुरू करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा एक दो टॉपिक जब हमारे बाकी रहेंगे तब थोड़ा सिलेबस कवर करने के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद रिवीजन। ऐसे ही हमारे एक दो टॉपिक्स बाकी रहेंगे, उस टाइम पे रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। FOM 2 की टेस्ट लेना जरूरी है क्या? मैं तो नहीं समझता हूँ, क्या है उसमें? मॉड है और ग्राफिकल नो सर। ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी चीजें हैं। कोनिक कहाँ सेपरेट ले लेते, कोनिक थोड़ा बड़ा भी है ना, तो सेपरेट ले लेंगे उसका। ठीक है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से रिलेटेड चीजें हो गई। बाद में कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट का थ्योरी पॉइंट तो लिख लो, ये क्लियर है? चलो, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं इसका इक्वेशन? T equal to S1। T इक्वल टू S1 से, वो यहाँ पे y² इज इक्वल टू 4x ले लेते हैं पैराबोला, कोई और भी रह सकता है, एंड उसका मिड पॉइंट M x1, y1 एक कॉर्ड रहेगा उसका, उसका मिड पॉइंट है M, ये कॉर्ड है। ठीक है, तो T इज इक्वल टू S1 से उसका इक्वेशन, ये AB, M उसका मिड पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ AB। हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जनरल पैरा, अपना स्टैंडर्ड पैराबोला ही आता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द y² इज इक्वल टू 4x ही लेके चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। कभी कभी जनरल भी आ सकता है, तो उसके भी क्वेश्चंस हमें मॉड्यूल में मिल जाएंगे। लेकिन जब तुम एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर रहे होंगे तो पैराबोला का जो इक्वेशन या पैराबोला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें हमेशा स्टैंडर्ड वाले ही यूज किए गए हैं। ठीक है, तो ये कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट का थ्योरी पार्ट, इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में होगा नॉर्मल ऑफ पैराबोला। ठीक, तो कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में पैराबोला खत्म हो जाए, मतलब कल के लेक्चर में ही, क्योंकि बस एक नॉर्मल बचा है ना, उसकी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी। हाँ, एक्सरसाइज 2 सर्कल का पार्ट 1 वो होमवर्क है।
अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो ये तो एप्लीकेबल रहेगा ना, t इज इक्वल टू S1। मान लो पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये t इज इक्वल टू S1 किसी भी पैराबोला के लिए एप्लीकेबल रहेगा अगर उसका हमें मिड पॉइंट पता है तो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए कैपिटल T इज इक्वल टू 0 किसी भी पैराबोला के लिए एप्लीकेबल रहेगा, चाहे वो स्टैंडर्ड है चाहे नहीं है, ठीक है। वो चीजें तो सेम रहेगी, बाद में जो भी इक्वेशन आने वाला होगा वो अलग हो सकता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। वो ट्यूसडे को अपनी एग्जाम होगी जिसमें आएगा PNCN SOT अर्ली बैच वालों की, ठीक है। बाकी जो JP बैच वाले हैं तुम्हारी तो वेडनेसडे को होगी या थर्सडे को होगी, टॉपिक्स बता दिए गए हैं ग्रुप पे। तो तुम्हारी भी ये एग्जाम और अगली एग्जाम, ये 2 एग्जाम होंगे, मतलब एक तरीके से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वाले एग्जाम में तुम्हारा क्या बचा है, वेक्टर 3D एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद तुम लोगों को DPPs मिलेगी, मेंस की DPPs मिलेगी, और फिर उसका डिस्कशन चलेगा, एंड देन फुल सिलेबस टेस्ट होंगे सारे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। किसी को कोई डाउट? नो सर। DPP कब चालू करने मिलेगा? अभी तो अपन, तुम तो पहले वो लगाओ अपना मॉड्यूल पूरा सही से, ठीक है। यार में बहुत सारे बच्चे जो मॉड्यूल नहीं लगाते हैं, अगर तुम लोग पूरा टाइम पढ़ाई को दोगे तो मॉड्यूल सॉल्व होंगे, मतलब कर पाओगे तुम लोग, ठीक है। तुम्हारे ऊपर लोड ज्यादा आ रहा है, करना तो पड़ेगा, ठीक है। जितने भी रिपीटर्स है वो कर तो रहे होंगे, जो जिनको चाहिए होगी रैंक वो तो पढ़ ही रहे होंगे, मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे होंगे, हमें भी करना ही है। तो मैं बता दूंगा जब हमें लगेगा कि मेजर पार्ट अपना खत्म हो चुका है, उस टाइम पे बता दूंगा कि DPP चालू करने तुम्हें सॉल्व करने, ठीक है फाइल। क्योंकि अब अगर DPP भी दे भी दूंगा तो तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि मॉड्यूल का ही लोड ज्यादा है, पहले उसको कंप्लीट करो, ठीक है। एंड कर रहा हूँ मैं मीटिंग।